परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम सब इस समय छंद के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछले सत्र में 8 अक्षर वाला अनुष्टुप छंद आपने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था बंधुओं, 8 अक्षर वाला अनुष्टुप छंद आपने पढ़ा था। अब आगे आज के प्रकरण में, आज के सत्र में 11 अक्षर वाला जो भी छंद है, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, अर्थोद्धता आदि जो छंद हैं, जो 11 अक्षर उनके प्रत्येक चरण में रहते हैं, मैं 11 अक्षर वाले समृद्ध छंदों के विषय में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको विशेष जानकारी दे दूं कि 11 अक्षर वाले जो समृद्ध छंद होते हैं त्रिष्टुप प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकरण के अंतर्गत आते हैं? त्रिष्टुप प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। उनकी विशेषताओं को समझ लीजिए। जैसे जिन छंदों के प्रत्येक पाद में 11-11 अक्षर होते हैं वे त्रिष्टुप प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। तो बंधुओं, 11-11 अक्षर वाले प्रत्येक चरण में 11 अक्षर जिसके हों वह संवृत्त छंद त्रिष्टुप प्रकरण के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, एकादशाक्षरी छंदों को छंद शास्त्र में त्रिष्टुप कहते हैं। कौन कौन से छंद इस प्रकरण के अंतर्गत आते हैं? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और रथोद्धता, ये 4 त्रिष्टुप प्रकरण में आते हैं। तो नाम भी आपके सामने आ गए। अर्थात अब हम जो भी पढ़ेंगे 11 अक्षर वाले जो संवृत्त छंद पढ़ेंगे उनका यही क्रम होगा। सबसे पहले इंद्र वज्रा, फिर उपेंद्र वज्रा, फिर उपजाति, इसके बाद रथोद्धता। ये 4 त्रिष्टुप प्रकरण में आते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इन चारों छंदों के प्रत्येक पाद अथवा चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जानकारी थी जो आपको देनी थी कि त्रिष्टुप प्रकरण के अंतर्गत जो 11 अक्षर वाले संवृत्त छंद आते हैं उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इंद्र वज्रा जो छंद है उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद का लक्षण लिख लिया है आपको सरलता से समझाने के लिए। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है इंद्र वज्रा 11 अक्षर वाले संवृत्त छंद। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे इस समय या अगले सत्र में 11 अक्षर वाले संवृत्त छंदों को पढ़ेंगे। तो इंद्र वज्रा भी 11 अक्षर वाला संवृत्त छंद है। क्या लक्षण है? सात इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। फिर से कहिए, सात इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। मैंने इसको इस लय में इसलिए पढ़ा है क्योंकि यह लक्षण भी है और उदाहरण भी है। अर्थात इंद्र वज्रा की ये परिभाषा भी है और यही उदाहरण भी है। बंधुओं, ये संस्कृत की विशेषता है कि जो परिभाषा है उसी को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अन्य किसी भाषा में ऐसा संभव नहीं है। जो लक्षण हो और वही एग्जाम्पल भी हो, ऐसा नहीं मिलता। लेकिन संस्कृत की ये जो विशेषता है आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अक्षर कैसे आप गिनेंगे। तो यहाँ पर मैंने अक्षरों की गणना भी कर दी है। तो आप देखिए, आधा अक्षर नहीं गिनेंगे, स्वर सहित पूर्ण अक्षर ही आप गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 11 अक्षर इंद्र वज्रा
के प्रत्येक चरण में होते हैं। ये तो आपने अक्षरों की गणना कर ली। चूंकि ये जो लक्षण है, इस लक्षण में ये बताया गया है कि इंद्र वज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ तौ जगौ गह, अर्थात तौ जगौ और गह, इसको समझना होगा, तब आपको पता चलेगा कि इंद्र वज्रा छंद की क्या विशेषता होती है। तो बंधुओं, तौ जगौ और गह को समझते हैं। तौ का तात्पर्य है तगण तगण। तौ से तात्पर्य द्विवचन के लिए है औ, जैसे होता है रामो बालकौ, दो बालकों और दो राम के लिए बोधक होता है। वैसे यहाँ पर जो तौ है वो दो तगण का बोधक है। तगण का तात्पर्य मैंने आपको पिछले वीडियोज में गण पढ़ाए थे। तो तगण का जब आप मात्राएं लगाएंगे, तो तगण की मात्रा जब आप लगाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लगाई हैं, तगण को आप जब लिखेंगे तो होगा, लिखा जाएगा ताराज। ये माताराज भानस लगा, आपने सूत्र पढ़ा था और मात्राएं भी लगाई थी। तो तगण का जो जब आप गण बनाएंगे तो वह लिखा जाएगा ताराज, और ताराज की जब मात्राएं लगाएंगे तो ता दीर्घ आ गुरु, दीर्घ आ गुरु, और यहाँ पर ह्रस्व आ है अर्थात लघु। तो गुरु गुरु लघु। तो तगण में गुरु गुरु लघु होता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि तगण दो होंगे, अर्थात दो तगड़ होंगे इंद्र वज्रा में प्रारंभ में। तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। तो ये पहली विशेषता हो गई कि इंद्र वज्रा छंद की जब शुरुआत होगी तो दो तगड़ से होगी। जब अभी मैं आपको मात्राएं लगाकर बताऊंगा, उदाहरण भी दूंगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं। फिर क्या लिख रहे हैं? जगौ। जगौ, यहाँ भी द्विवचन का बोधक है, अर्थात दो की ओर संकेत है। कौन दो? एक तो हो गया जगण और एक गा से तात्पर्य हो गया गुरु। तो जा से तात्पर्य जगण और गा से तात्पर्य गुरु, मैंने अलग अलग लिख दिए हैं। तो जगण में जब आप गण में जाएंगे, माता राज भानस लगा सूत्र पढ़ेंगे, मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, तो जगण से आपको पता चलेगा जभान, और जभान का जब आप मात्रा चिन्ह लगाएंगे तो जा में ह्रस्व आ है लघु, यहाँ दीर्घ आ है गुरु, यहाँ ह्रस्व आ है लघु। तो लघु गुरु लघु के चिन्ह लगेंगे। और ग से तात्पर्य था गुरु, और गुरु का तात्पर्य गुरु का चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार यहाँ तक आपने छंद को पढ़ लिया। तौ जगौ, इसके बाद क्या है? गह। गह से तात्पर्य है अंत में भी गुरु होता है। तो बंधुओं, अब आपने जो पूरी शर्त थी इस छंद की पढ़ ली है। क्या? तगण तगण जगण गुरु गुरु। अब आप इसका देख लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए 11 अक्षर एक चरण में होंगे। मैंने यहाँ पर एक एक करके अक्षर को गिना है, मात्राओं की गिनती नहीं की है। मात्रा की गिनती करेंगे तो बंधु अधिक बनेंगी, तो गिनी जाएंगी 2 2 4 1 5। चूंकि ये मात्रिक छंद नहीं है, ये वर्णित छंद है, यहाँ पर केवल वर्णों की ही गणना की जाएगी, मात्राओं की गणना नहीं की जाएगी। इसलिए केवल आपको वर्ण गिनने हैं तो 11 वर्ण बन रहे हैं, लेकिन 11 जो वर्ण बनेंगे उनका क्रम निर्धारित है कि प्रारंभ में 2 तगड़ होने चाहिए, इसके बाद जगण होना चाहिए, और अंत में गुरु गुरु 2 गुरु होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो लक्षण था, अब आप यहाँ पर देखिए जो लक्षण है, उस लक्षण में आप मात्रा लगा करके गणों की गिनती कर लीजिए। देखिए मैं लगाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि तगण तगण जगण है या नहीं है। तो देखिए बंधुओं, तगण का आपने चिन्ह देख लिया था, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। आइए छंद पर चलते हैं। यहाँ पर मात्राएं लगाएंगे, आप मात्राओं को लगाना भी सीख जाएंगे। देखिए यहाँ दीर्घा है गुरु, ठीक है। देखिए यहाँ पर दामे ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई होने के कारण यहाँ लघु होना चाहिए, लेकिन जो आधा ना है
उसको यहाँ पर लीजिए, तब आपका जो मात्रा है वो गुरु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दी और ना को मिला करके क्या हो जाएगा? गुरु। और यहाँ पर क्या हो गया? गुरु। इसके बाद देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, यहाँ पर भी जो द है, द और र, जब आप द्रा को अलग अलग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? द हलंत और र, ऐसे लिखा जाएगा। तो इस द हलंत हल चिन्ह वाले दा को आप इधर ही सम्मिलित कर दीजिए। ठीक है, तो द भी आपका इधर चला गया तो गुरु में गया था। गुरु से ऊपर तो कोई मात्रा है नहीं, जो दो आधे अक्षर मिल जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आधा अक्षर जो दा है उसे इधर ही मिला दीजिए। फिर इधर क्या बचेगा? केवल बचेगा र। तो केवल र बचेगा तो रा का चिन्ह हो जाएगा लघु। तो बंधुओं, यहाँ तक आपने मात्रा लगा ली। यहाँ तक लगाने पे क्या निकला? गुरु गुरु लघु। ठीक है, अब देखिए आगे, वा लघु है, लेकिन आगे देखिए ज हलंत है। कैसे? जब आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, जा में हलचिन और रा में दीर्घा, ऐसे लिखा जाएगा। वज्रा, तो जा जो है, जा को तो आप ले लीजिए आगे, तो जा को जब आप आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा गुरु। ठीक है, और र के साथ जो दीर्घा है उसका जब मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा गुरु। तो यहाँ पर गुरु गुरु हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका लघु। तो बंधुओं, ऐसे देख सकते हैं, आपका एक तगण ए हो गया, आपका एक तगण ए हो गया। ठीक है, तगण तगण। इसके आगे चलते हैं। अब हमारा क्या बनना है? जगण। देखिए, तगण तगण हो गया। अब आगे चलते हैं। दा में ह्रस्व है तो ह्रस्व की मात्रा लघु होती है। औ की मात्रा गुरु और जा की मात्रा लघु। तो यहाँ पर देखिए, लघु गुरु लघु, यही तो था जगण में, लघु गुरु लघु, यहाँ पर बन गया है। इसके बाद गौ की मात्रा औ का औ दीर्घ स्वर है, अर्थात गुरु का चिन्ह लगेगा। और गह विसर्ग है, जब विसर्ग होता है तब भी मात्रा गुरु हो जाती है। तो गुरु और गुरु। तो देखिए, जो आपकी का नियम था इंद्रवज्रा छंद का, क्या था? तगण तगण जगण गुरु गुरु। तो बंधुओं, तगण तगण जगण गुरु गुरु आपके सामने है। यही स्यात् हिंदी समझ लीजिए, स्यात् होता है इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद वहां होता है यदि तगण तगण जगण गुरु गुरु हो। तो यही परिभाषा भी थी, यही उदाहरण भी था। मित्रों, यदि अभी भी आपको मात्राओं को मैंने कैसे लगाया है समझ में ना आया हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी को वर्ण विच्छेद करके मैंने यहाँ लिखा है और मात्राओं की गणना की है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर मात्राएं लगाई हैं उन्हीं मात्राओं को मैंने यहाँ पर लगाया है, और इसको जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से मात्राओं को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वह चर्चा करूं उचित नहीं है। आप जिनकी समझ में यहाँ पर ना आया हो वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन कौन से अक्षर को मिलाकर लघु या गुरु बना है। ठीक है, तो इंद्रवज्रा का लक्षण और इस लक्षण को उदाहरण के तौर पर आपने देख लिया। अब मेरा उद्देश्य है कि कुछ ऐसे छंद आपको बता दिए जाएं जो कि ग्रंथों के हैं, नाटकों के हैं, प्रसिद्ध हैं और अक्सर परीक्षाओं आदि में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने जो छंद यहाँ पर लिखा है आपके लिए, अभिज्ञान शाकुंतल का चौथे अंक का 22वां श्लोक है, उसको देखिए। अर्थो हि कन्या परकीयेव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। अब यहाँ पर आप देखिए,
मात्राओं को लगाइए। पहले तो आप वर्ण की गिनती कर लीजिए, आसान है। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आप इन वर्णों को गिनेंगे, चारों चरणों में 11 वर्ण बनेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि सभी चरणों में अर्थात सभी पाद 11 अक्षर वाले हैं। अब 11 अक्षर वाले तो बहुत से छंद होते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि इंद्र वज्रा का ही छंद है? तब आपको तगण तगण जगण और गुरु को देखना होगा। तो क्या है, यहाँ पर हम मात्राएं लगाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि तगण तगण कैसे है। देखिए अ और ये जो राग गया ना ऊपर, इस राग को मिला करके देखिए ह्रस्व आ है तो यहाँ लघु होना चाहिए, लेकिन ये जो रा है उस रा को हम इधर ही गिनती करेंगे और मात्रा हो जाएगी गुरु की। ठीक है, इसी प्रकार ओ, जब ओ है उसकी मात्रा भी गुरु होती है। हा में ह्रस्व ई है और जो ह्रस्व ई है उसकी मात्रा होती है लघु। तो देखिए ये आपका एक तगण हो गया, अर्थो ही ये आपका हो गया ता। क्या हो गया? ता अर्थात तगण। आगे चलते हैं, का और आधाना इसको मिला करके क्या हो जाएगा? गुरु। या में दीर्घ आ है, क्या हो जाएगा? गुरु। और पा ह्रस्व है लघु। अब देखिए गुरु गुरु लघु मिला करके दूसरा तगण हो गया, एक तगण हो गया, दूसरा तगण हो गया। अब देखिए र ह्रस्व वर्ण है, चिन्ह हो गया लघु। का में दीर्घ ई है, चिन्ह हो गया गुरु। या में ह्रस्व है, चिन्ह हो गया लघु। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो देखिए लघु गुरु लघु जब होता है तो वह होता है जगण। ठीक है, तो जगण हो गया। अब अंत में देखिए ए जो है गुरु के अंतर्गत आता है। जो ए स्वर है वह गुरु होता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, वा में देखिए ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर। अब आप कहेंगे कि जो इंद्र वज्रा छंद है उसके तो अंत में गुरु होना चाहिए, होता ही है गुरु और गुरु। तो बंधुओं, मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि चरण के अंत में यदि लघु है और आवश्यकता यदि गुरु की है तो हम उस लघु को गुरु मान लेते हैं, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर लघु होते हुए भी ये जो वा है वह गुरु चिन्ह से युक्त होगा। तो ये भी आपने आज समझ लिया कि लघु गुरु कब होता है। तगण तगण जगण और दो गुरु आपके सामने हैं, आपने मात्राओं को लगा लिया। अभ्यास और कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दीर्घा गुरु, मा ह्रस्व है लेकिन यहाँ से दा ले लीजिए, तो जो दा हलंत है वो दा और मा लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरु। अब यहाँ क्या बचेगा? या बचेगा तो हो जाएगा लघु। अब देखिए द्या को जब लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं दा हलंत और या। ठीक है, तो दा हमने इधर ले लिया माँ के साथ और या को अलग कर दिया तो लघु हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और नियम आपको पता चलेगा। देखिए सा है, सा ह्रस्व आ है लेकिन इस पर अनुस्वार लगा है। जब अनुस्वार के साथ आ होता है तो अनुस्वार वाला जो वर्ण है वह गुरु हो जाता है, ये नियम है। ये भी मैंने आपको बताया था, अनुस्वार के होने पर वर्ण गुरु में गिना जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ए स्वर है और ए स्वर होने पर गुरु ही रहेगा, और आगे का जो सकार है मूर्धन्य जो, वह भी इधर ही ले लीजिए। तो इतना पूरा भाग ले लीजिए, तब आपका ये गुरु हो जाएगा। और इधर आपका जो या है वो लघु है, ऐसे। तो देखिए एक तगण आपका ये हो गया और दूसरा तगण आपका ए हो गया। इसके बाद देखिए पा लघु, रा में देखिए ह्रस्व ही है तो ये भी आपका लघु होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? ये जो ग्रह है, ग्रह को जब आप अलग करेंगे तो गा में हलंत लगेगा और रा ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो बंधुओं जो गा है वो रा के साथ लीजिए तो री और गा मिला करके यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु।
ठीक है। और ये जो रा बचा वह हो गया लघु, ठीक है। तो लघु गुरु लघु, यहाँ पर आपका हो गया जगण। क्या हो गया? ये जगण हो गया। इसके बाद देखिए दीर्घी है तो ये गुरु हो गया। तु है, अब देखिए तु ह्रस्व उ है यहाँ पर, तो लघु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुरु क्यों हुआ है? क्योंकि विसर्ग है। तो जब विसर्ग होता है तब गुरु ही होता है। देखिए सारे नियम आपके सामने आ गए। अंतिम वर्ण होता है तो उसे आप गुरु कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। जब अनुस्वार होता है तब गुरु होता है, जब विसर्ग होता है तब गुरु होता है, और जब संयोग वर्ण होता है तब उसके आगे वाला जो स्वर होता है वह गुरु हो जाता है। संयोग के कई उदाहरण थे, जैसे दा और या वाला, ऐसे ग और र वाला, ये उदाहरण संयोग के थे। आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए गुरु गुरु लघु, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ओ है वो गुरु माना जाता है, ठीक है, गुरु के अंतर्गत आता है। तो लघु ये आपका हो गया तगण। इसी प्रकार गुरु और यहाँ अनुस्वार है तो गुरु में गिना जाएगा। ये लघु है ह्रस्वी, तो ये हो गया एक तगण। एक तगण ए हो गया, एक तगण ए हो गया, ठीक है। अब देखिए स है, ये आपका ह्रस्व है तो लघु रहेगा। जब विसर्ग होता है तो गुरु हो जाता है, और विसर्ग के साथ ही इस पा, देखिए यहाँ प्रा है ना, प्रा, तो प्रा को भी जब अलग करेंगे तो पा हलंत और रा, ये बहुत ध्यान रखना है कि आधा अक्षर कौन सा है। तो पा जो है वह हम इधर ले लीजिए, पा की गणना इधर कर लीजिए, इधर गुरु ही रहेगा, तो इधर क्या बचेगा? र, र बचेगा, तो लघु चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जवान अर्थात जगण। फिर क्या है? यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु, तो गुरु गुरु, अंत में दो गुरु हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो गए, और तगण तगण जगण, अंत में दो गुरु भी हो गए। इसी प्रकार देखिए, फिर देखिए प्र है, और ये त आधा जो ह्रस्वता है, आधा जो जिसमें स्वर नहीं है, इसको भी आप इधर ले लेंगे तो हो जाएगा गुरु। यहाँ पर देखिए या है, या में ह्रस्व आ है, लेकिन ये रा इधर ले लीजिए। इसको जब अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो अलग करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, रा पहले आएगा हा, इसके बाद आएगा पा हलंत, इसके बाद आएगा ई, ठीक है बंधु। तो रा पहले आएगा, फिर पा आएगा, फिर ई आएगा, ये वर्ण विच्छेद होगा। तो रा को आप इस तरफ ले लीजिए, किधर? या के साथ। जब रा को या के साथ ले लेंगे तो आपकी मात्रा हो जाएगी गुरु। और यहाँ पर पा और छोटी है, पा और छोटी अर्थात ह्रस्वी, तो यहाँ पर मात्रा रहेगी लघु। त और ना मिलाकर ता और ना को लेंगे तो यहाँ पर रहेगा मात्रा गुरु। और यहाँ पर या है, दीर्घा है, तो मात्रा रहेगी गुरु। सा हल आपका ह्रस्व है अर्थात मात्रा रहेगी लघु। तो देखिए यहाँ पर भी हो गया गुरु गुरु लघु, और यहाँ पर भी हो गया गुरु गुरु लघु, दो तगण हो गए। अब देखिए ई लघु वा गुरु, और वा के साथ ना भी ले लीजिए आधा, तो गुरु रहेगा, ता आपका लघु हो गया। तो ये आपका बन गया जगण। इस प्रकार दीर्घा तो गुरु, और ता भी इधर ही ले लीजिए तो गुरु हो गया, माँ में दीर्घा अर्थात गुरु। इस प्रकार दो अंत में गुरु हो गए। तो आपने भली प्रकार देख लिया कि जो ये अभिज्ञान शाकुंतल का उदाहरण है इंद्र वज्रा छंद का, प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं, और प्रत्येक चरण में आपने अभ्यास के लिए मात्राओं को लगा लिया और देख लिया कि तगड़ तगड़ और जगड़, और अंत में दो गुरु होते हैं। तो भली प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए। देखिए बंधुओं, यह पंचम अंक का छंद है जो कि इंद्र वज्रा का है। मैंने आपके लिए लिया है अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक का चौथा श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये छंद, ये भी आपके इंद्र वज्रा का है। देखिए गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 वर्ण होंगे, तो ये इंद्र वज्रा का उदाहरण बनेगा। आप इसमें मात्राएं यदि लगाएंगे तो मात्राएं लगाने में कोई
समस्या नहीं है, समस्या केवल समय की है बंधुओं। हम जितनी मात्राओं में चर्चा करेंगे उतना समय लगेगा, और आप लोगों की अपेक्षा होती है कि मैं छोटे से छोटा वीडियो बनाऊं, तो एक लाइन में लगा लीजिए। क्या, देखिए भा में गुरु है, यहाँ विसर्ग है तो गुरु हो जाएगा, सा लघु हो गया, क्र और दा को मिला के गुरु हो गया, यू और आधा क मिला करके गुरु हो गया, जो ता बचा वह लघु हो गया, ता में छोटा ऊ लघु हो गया, रा और गकार मिला करके गुरु हो गया, जो केवल ग बचा वो लघु हो गया, ए गुरु में गिना जाता है। अब देखिए यहाँ फिर वही बात आ गई कि चरण का जो अंतिम वर्ण है वह यदि लघु है तो लघु होने पर हम उसे दीर्घ मान सकते हैं। कब? यदि छंद की आवश्यकता के अनुसार चरण का अंतिम पद लघु है तो उसे गुरु मान लिया जाता है। तो चूंकि नियम है कि अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए इंद्र वज्रा में, अतः अंतिम वर्ण को गुरु कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वर्ण हो गए। और आपका जो नियम था वह क्या था कि तगड़ होना चाहिए, तगड़ होना चाहिए, जगड़ होना चाहिए, अंत में 2 गुरु होने चाहिए। तो बंधुओं ये तगड़ है, ये तगड़ है, ये जगड़ है, अंत में 2 गुरु है। तो इस प्रकार से इस छंद को भी आपने पढ़ लिया अभ्यास के लिए कि इंद्र वज्रा का एक उदाहरण आपके सामने आ गया। आप चाहें तो इसकी प्रत्येक चरण में मात्राओं को लगा लीजिए। यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए। देखिए एक और छंद है जो आपके अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, इंद्र वज्रा का उदाहरण है। और इंद्र वज्रा के इसमें भी आप देख लीजिए कैसे तगड़ तगड़ जगण गुरु गुरु, यही तो होता है, तगड़ तगड़ जगण गुरु गुरु। और श्री कृष्ण से अपेक्षा की गई है कि हम सबकी रक्षा करें। तो देखिए यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए मैं केवल उदाहरण आपको बता दिया हूँ। गोष्ठे, गोष्ठे गौशाला जहाँ पर गाय रहती है उनके लिए कहते हैं। तो जब यहाँ पर मात्रा लगाएंगे आप तो ओ गुरु में आता है, सकार भी इसी ले लीजिए तो गुरु हो गया, ए जो स्वर है वो गुरु में आता है तो गुरु हो गया, और ह्रस्व जो ई है वह लघु में आती है तो लघु का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार गुरु गुरु लघु हो गया अर्थात तगड़ बन गया ना तगड़। ठीक है, आगे रिम, देखिए ऊपर अनुस्वार लगा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो गिरिम है ना, गिरिम तो अनुस्वार है, तो यहाँ पर ह्रस्व ही है लेकिन अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया है। ऐसे ही सा ह्रस्व है लेकिन जो वकार है आधा जो वाह है इधर ले लेंगे तो ये गुरु हो जाएगा, और जो या है वह आपका लघु है तो लघु चिन्ह हो जाएगा। तो गुरु गुरु लघु, तो दूसरा तगड़ आपका ए हो गया। ठीक, अब क्या चाहिए? जगण चाहिए। तो देखिए क्या करना है, क ह्रस्व आ है लघु हो गया, रा में एक ही मात्रा है, ये जो है गुरु में आता है गुरु हो गया, अणा में ह्रस्व आ है अर्थात लघु हो गया, तो लघु गुरु लघु अर्थात जगण हो गया। और अंत में देखिए ध्री और आदत्ता मिला देंगे तो गुरु हो जाएगा, और वह अंत में गुरु है ही। तो इस प्रकार प्रत्येक चरण में मात्राओं के साथ यहाँ पर समझाया गया है, और 11-11 वर्ण हैं, और तगड़ तगड़ जगण तथा गुरु गुरु है। तो बंधुओं ये जो इंद्र वज्रा छंद है इसके 3 उदाहरण और एक इस परिभाषा को उदाहरण के तौर पर मान लें तो 4 उदाहरण आपने समझ लिए, और भली प्रकार से तगड़ तगड़ जगण गुरु गुरु को समझ लिया। मेरा प्रयास था कि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाए, क्योंकि जब बार बार आप पढ़ेंगे और कई बार पढ़ेंगे तो आपको नियम स्वतः याद हो जाएगा और छंद सरल लगने लगेगा। आपको मेरा ये सत्र कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर मेरे चैनल का नाम है, तो कृपया हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल सकें।
तो बंधुओं, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।